नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। भीषण गर्मी के बीच आफत भरी खबर। मौसम विभाग का इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान। जून जुलाई में एल नीनो इफेक्ट की जताई आशंका। यूपी बिहार समेत उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में लंबा चल सकता है हीट वेव का सिलसिला। कमजोर मानसून के अनुमान से घबराया बाजार। आखिरी घंटे में अचानक बढ़ी बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद। सीपीएसई तेल गैस इंडेक्स 2.5% तक फिसले। भारत और अमेरिका में खत्म होगा ट्रेड का टेंशन। डील की तैयारी आखिरी चरण में। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर का बड़ा बयान। आने वाले हफ्तों में साइन होगी डील। अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन की डील तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की मंजूरी बाकी। ईरान 30 दिन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाएगा माइंस। सोशल मीडिया क्रिएटर्स को मेटा का झटका। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप यूजर्स को प्रीमियम फीचर्स के लिए देना होगा चार्ज। कंपनी ने किया नए सब्सक्रिप्शन प्लान का ऐलान। सामान्य चैटिंग और बेसिक फीचर्स रहेंगे फ्री। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, जवाबदेही तय करने पर ही खत्म होगी समस्या। हमें युवाओं को नहीं करना चाहिए निराश। सरकार ने कहा, पीएम मोदी खुद करेंगे नीट परीक्षा की निगरानी। केंद्र की राजनीति में लौट सकते हैं कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया। राहुल गांधी ने दिया भरोसा। आने वाले विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में होगी अहम भूमिका। महाराष्ट्र में जहरीली शराब पीने से मौत का तांडव। पुणे जिले में 17 लोगों की मौत। आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए कड़ी कार्रवाई और जांच के आदेश। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह समस्या तब तक रहेगी जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। कोर्ट ने सरकार ने कहा है, अब प्रधानमंत्री मोदी खुद नीट परीक्षा की निगरानी करेंगे। नीट पेपर लीक मामले पर पूरी अपडेट बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा। नीट पेपर लीक मामले में जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने पुरानी पेपर लीक मामलों से कोई भी सबक नहीं लिया। हमारी सिफारिशों का क्या हुआ, आप हमें हलफनामा दायर करके बताइए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सभी सिफारिशों को लागू कर दिया गया है और कुछ सिफारिशों को लागू करने की दिशा में काम चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बावजूद लीक की घटना कैसे हुई, इस मामले में जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ जांच की घोषणा करना या कार्रवाई की घोषणा करना काफी नहीं है। हमें युवाओं को निराश नहीं करना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा कि सरकार इस मामले में काफी कदम उठा रही है और पेपर लीक की घटनाओं को रोकने में काफी तेजी से काम कर रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी खुद इस अब नीट के पेपर की निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ जो सरकार है वो भी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आर्मी जो एयरफोर्स है उसकी मदद लेगी और एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट है उसके जरिए पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि जो पेपर लीक की घटनाएं हैं वो काफी कम हो जाए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जो शिक्षा मंत्रालय है उसको हलफनामा दायर करने के लिए कहा, तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते के अंदर करेगा। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और सीबीआई इस मिशन में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि अब नीट की दोबारा से परीक्षा कराई जा रही है और तारीख आने के बाद छात्र भी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि छात्रों को इसकी वजह से बेवजह मानसिक परेशानी हुई है। स्ट्रेस आई है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक प्रश्न है। इसको मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जो नहीं होनी नीट की री एग्जामिनेशन निश्चित रूप में नीट अभ्यर्थियों को एक चिंता में डाला। अभी जो ओएसएम को लेके एक अहोपो हुई, एक कमोशन हुई, ये एक सामूहिक है, एक तात्कालिक है। ये भी ठीक हो जाएगा। री नीट की एग्जामिनेशन डेट घोषणा हो गई है। बच्चे उस पर तैयारी में लग चुके हैं, पढ़ाई में लग चुके हैं और व्यवस्था उनको उपलब्ध कराने के लिए एनटीए और भारत सरकार की और राज्य सरकारों की तमाम व्यवस्था उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अपने इन दिनों में देखा सीबीआई को हमने अपेक्षा रखा था इसकी डिटेलिंग करे। इस बार के नया पैटर्न ध्यान में आया। समाज में जो परीक्षा माफिया घूम रहे हैं ये एक सामाजिक व्याधि के रूप में उनको परिवर्तित कर चुके हैं। उनको जड़ से उखाड़ने का काम करने का आवश्यकता है। सीबीआई उस काम पे लगी है। जो भी लोग असाधु लोग जो इस इलीगल प्रैक्टिस में लगे थे उस सबको ढूंढ निकाला जाएगा
वो कितना भी ताकतवर हो उसको आइन की सीमा में रखा जाएगा। और हमने तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के माध्यम से इनकी अर्ली ट्रायल हो जाए, उनकी स्पीड ट्रायल हो जाए, जिसमें उनको एक एग्जाम्पलरी दंड भी मिले जल्दी से जल्दी, तब इस गुनहगारों को एक सबक मिलेगा और दहशतगर्दों को एक मैसेज भी जाएगा। अब आपको बता दें, सीबीएसई की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों की री-इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया टाल दी है। सीबीएसई के पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के चलते ऐसा फैसला लेना पड़ा है। पहले यह पोर्टल 29 मई से शुरू होने वाला था, लेकिन अब बोर्ड ने इसे 1 जून से खोलने का फैसला लिया है। बोर्ड ने कहा, पोर्टल को बेहतर बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है और बच्चे अब 1 जून से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मार्क्स वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था को तेज बनाने के लिए सभी हाई कोर्टों के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसलों में देरी से लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अब हाई कोर्टों को सुरक्षित फैसले 3 महीने के भीतर सुनाने होंगे। वहीं बेल यानी जमानत से जुड़े मामलों में आदेश उसी दिन या अधिकतम अगले दिन जारी करना होगा। यदि किसी मामले में 3 महीने से ज्यादा की देरी होती है तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इसकी जानकारी चीफ जस्टिस को देनी होगी। इसके बाद संबंधित बेंच को 2 हफ्ते के अंदर फैसला सुनाने के लिए कहा जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। मॉनसून को लेकर बुरी खबर आई है। इस साल मॉनसून पर अल नीनो का साया रहेगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इस साल बारिश का अनुमान घटा दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य से कम बारिश होगी। कितनी होगी बारिश और मॉनसून आखिर कब तक दस्तक देगा, इस बारे में मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा से खास बात की है संवाददाता असीम मनचंदा ने। हमारे साथ इस वक्त मौसम विभाग के डीजी एम मोहपात्रा। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपने दूसरा पूर्वानुमान जारी किया है, किस तरह का इस बार आप देख रहे हैं मानसून? आज जो सेकंड अपडेट जारी किया गया मानसून सीजन का रेनफॉल के बारे में, ये इंडिकेशन है कि समग्र भारतवर्ष के एवरेज रेनफॉल की बात करें तो वो सामान्य से नीचे रह सकता है। और क्वांटिटेटिवली लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो 87 सेंटीमीटर है, इसका 90% रेनफॉल होने का संभावना है। देश के विभिन्न प्रांत की बात करें तो साउथ इंडिया का स्पेशली ईस्टर्न हिस्सा के कुछ इलाका और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और एडजॉइनिंग एरियाज, इस इलाका में सामान्य और सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकता है और रिमेनिंग एरिया में बिलो नॉर्मल रेनफॉल। और 4 होमोजेनस रीजन की बात करें तो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सामान्य वर्षा रहेगा और सेंट्रल और साउथ इंडिया में सामान्य से नीचे और उत्तर पश्चिम भारत में भी सामान्य से नीचे बारिश होगा। और सर, सामान्य से नीचे बारिश रहने का क्या कारण है? क्या एल नीनो है जो मजबूत हो रहा है इसलिए बारिश? हाँ, एक मेजर रीजन एल नीनो कंडीशन है जो एक्सपेक्टेड है कि कंसेंसस है कि मानसून सीजन के दौरान एल नीनो कंडीशन डेवलप होगा। और एल नीनो कंडीशन जो डेवलप होता है 60 to 70% ईयर्स में अतीत में देखा गया कि वर्षा सामान्य से कम होता है। तो आगे भी चल करके ये मजबूत होगा? कब तक इसको लग रहा है कि आपको अच्छे से इसको देख पाएंगे कि कितना मजबूत रहेगा ये? एल नीनो कंडीशंस अभी जो पूर्वानुमान है डिफरेंट कंट्रीज जो लीड सेंटर है और इंडिया भी पूर्वानुमान करता है, सो जून महीना में वीक एल नीनो कंडीशन शुरू हो सकता है और धीरे धीरे जुलाई अगस्त सितंबर तरफ मॉडरेट एल नीनो कंडीशन डेवलप हो सकता है। और सर, जून में बारिश सामान्य से कम रहेगी? जून में भी जो पूर्वानुमान है बारिश सामान्य से कम रहेगी। और सर, अभी अगर मैं बात करूं मानसून की, तो आपने अनुमान जताया था कि 26 तारीख तक पहुंच जाएगा केरल। अभी क्या स्थिति है उसकी? जैसे हम बोला था ऐसे मानसून आगे बढ़ रहा है। अरेबियन सी का सदर्न पार्ट्स, बे ऑफ बंगाल सदर्न पार्ट्स, ईस्ट सेंट्रल बे का कुछ इलाका, एंटायर अंडमान सी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड से मानसून आ चुके हैं और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगले हफ्ते के अंदर मानसून बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी का और कुछ हिस्सा और एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कुछ इलाके में मानसून आगे बढ़ेगा। वही कमजोर मॉनसून की आशंका से बाजार में घबराहट देखने को मिली। आखिरी घंटे में बाजार में जोरदार बिकवाली देखी गई। सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स दबाव में नजर आए। कैसे रहा आज के बाजार का हाल, बता रही है रक्षा रावत। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार की शुरुआत
ठीक ठाक हुई थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से गिरावट बढ़ी। आईएमडी की उस अनाउंसमेंट के बाद इस साल अनुमान से कम बारिश होने का अनुमान है, जिसकी वजह से बाजार में टेंशन आई और ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन गिरावट आखिरी आधे घंटे में और ज़्यादा हो गई। निफ्टी की बात करें तो 1.5% की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक यहाँ पर 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ और मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट देखने को मिली। तो सारे ही इंडेक्स यहाँ पर गिरावट के साथ बंद हुए। अगर सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो इकलौता आईटी इंडेक्स ऐसा था जहां पर सुबह से ही खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि जो गेन्स है वो सुबह के मुकाबले कम है, लेकिन अकेला आईटी सेक्टर यहां पर आज गेनर्स में रहा। उसके अलावा कहीं भी देख लीजिए, आज एफएमसीजी, ऑटो, रियल्टी, फार्मा, मेटल, पीएसयू बैंक, डिफेंस, हर जगह यहां पर गिरावट नजर आती हुई दिखाई दी। इसके अलावा अगर बात करेंगे निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की, तो यहाँ पर टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो और एलएनटी जैसे शेयर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर लूजर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो और पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स थे जिन्होंने आज बाजार को डिसअपॉइंटमेंट दी। इकलौता आईटी इंडेक्स था जहां से हमें गेंस देखने को मिली और इसके गेनर्स की बात की जाए तो कोफोर्ज 2.5% के मूव्स, टेक महिंद्रा यहाँ पर 2% की तेजी, पर्सिस्टेंट सिस्टम और एलटीआई माइंडट्री यहाँ पर अच्छे खासे गेंस हमें देखने को मिले। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील लगभग फाइनल हो गई है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच डील फाइनल स्टेज में है और आने वाले हफ्ते में इस पर दस्तखत हो सकता है। Current interim trade agreement is on the table for us to finalize, and that will unlock prosperity for both of our countries. Just last week, India had sent a team to Washington, D.C. to finalize the last 1% of that trade deal. Next week, we will welcome a U.S. delegation here to continue those talks. We fully expect that the trade deal will be signed over the next few weeks and months. अब आपको बता दें, अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच दोनों देशों ने 60 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति जताई है। यही नहीं, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने को लेकर भी शुरुआती सहमति बनने की खबर है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस समझौते के मसौदे को अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी मिलनी बाकी है। ट्रंप प्रशासन शुरू से कहता आ रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना इस युद्ध का मुख्य मकसद है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वैंस ने दावा किया है कि युद्ध के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लंबे समय के लिए पीछे धकेलने में सफलता मिली है। हालांकि अंतिम समझौते को लेकर अभी कयासों का दौर लगातार जारी है। If you look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here, we're reopening the Straits of Hormuz. We've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close. We're going to keep on working at it. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने कहा है, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में गिव एंड टेक चल रहा है और ईरानी बेहद अच्छे नेगोशिएटर है। वहीं एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार तक ट्रंप ईरान के साथ समझौते को मंजूरी देने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप अभी पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहते। ट्रंप चाहते हैं कि अगर ईरान डील पर हस्ताक्षर करे तो बाद में उससे पीछे ना हटे। यह माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर और न्यूक्लियर मुद्दे पर अहम बातचीत जारी है। A deal that wasn't going to be good for us is the line ultimately, because I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate. They're very good negotiators. They're crafty, but in the end, we have all the cards because we've defeated them militarily. Look, they have no navy. Every ship, they have 159 ships. Every one of them are at the bottom of the sea. Every single one. We take pictures of them. We have people going down taking pictures of hundreds of ships. Their navy is totally gone, 100%. Their Air Force is totally gone, 100%. Their military, we've sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर है या फिर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर करते हैं तो अब आपको इसके लिए फीस चुकानी पड़ सकती है। जी हां, मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान की घोषणा की है। इसमें प्रीमियम फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए चार्ज देना होगा। कितना लगेगा ये चार्ज, पूरी डिटेल बता रहे संवाददाता असीम मनचंदा।
अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर हैं और मेटा के प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक का इस्तेमाल अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए करते हैं तो आपके लिए एक खबर अच्छी नहीं है। कंपनी ने अब अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दी है। इन्हें प्रीमियम प्लस प्लान कहा जा रहा है, जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी फीस प्रति महीना चुकानी पड़ सकती है। खासतौर पर अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक प्लस का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके लिए 397 रुपए प्रति महीना देने होंगे। इसमें आपको एडवांस ऑडियंस कंट्रोल, स्टोरी काउंट व्यू और कस्टम प्रोफाइल फीचर्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। सेम टू सेम ऐसे ही व्हाट्सएप के लिए भी रखा गया, लेकिन उसकी फीस थोड़ी सी कम रखी गई है। इसके लिए आपको 290 रुपए प्रति महीना चुकाने पड़ेंगे। यहाँ पर भी आपको कुछ एक्सक्लूसिव फीचर और कस्टमाइज चैट प्लगइन आपको उसके लिए अंदर दिए जाएंगे। तो ये सारे फीचर्स मेटा ने अब रोल आउट करने की शुरुआत कर दी है। लेकिन अगर आप बेसिक इस्तेमाल करते हैं ब्राउज करने के लिए, देखने के लिए, तो आपको इसके लिए कोई भी फीस नहीं चुकानी है। लेकिन जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए हो सकता है कि आगे चल करके अनिवार्य भी कर जाए, क्योंकि उनको इससे ज्यादा व्यूअरशिप भी इसी के थ्रू उनको मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर आप इनका इस्तेमाल करें तो आने वाले दिनों में आपको चल करके इसकी फीस चुकानी पड़ सकती है। मेटा ने अभी इसमें भारत के लिए घोषणा नहीं की कि किस तरह से प्लान होंगे, लेकिन जिस तरह से उसने विदेशों में इस प्लान की घोषणा कर दी है और वहां रोल आउट शुरू हो गया, तो भारत में भी इसकी शुरुआत जल्द ही हो सकती है। असीम मनचंदा, सीएनबी से आवाज, दिल्ली। आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। पहली स्वदेशी तकनीक से बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है। इस ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। कैसी है ये ट्रेन, इस बारे में पश्चिमी रेलवे के निर्माण विभाग के पीआरओ खेमराज मीणा से बात की है संवाददाता केतन जोशी ने। मीना साहब से बात करते हैं। सर बताइए, भारत की पहली स्वदेशी हाईटेक रेल की क्या क्या स्पेशलिटी है, कब तक ये योजना पूरी हो जाएगी? देखिए, ये टोटल 134 किलोमीटर जो सरखेज और धोलेरा के बीच में ये प्रोजेक्ट है, सेमी हाई स्पीड डबल लाइन के का प्रोजेक्ट है। ये क्या है कि टोटली स्वदेशी है, पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। और ये हाल में ही क्या है कि कैबिनेट में ने इसने को मंजूरी दी है। और इसका 134 किलोमीटर में तकरीबन 11 रेलवे स्टेशन रहेंगे। इसके अलावा पूरी तरह से ये जो स्पीड होगी इसकी 200 से ऊपर होगी। कितना निवेश इसके ऊपर इनिशियली हमने जाहिर किया है? देखिए, ये टोटल 22,000 करोड़ से ऊपर इसकी स्वीकृति हुई है। इसके अलावा इसको ये जो निर्माण विभाग है पश्चिमी रेलवे का, वो इसको करेगा। तो हाल में ही एक मीटिंग भी हुई थी, तो इसके अंतर्गत ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई, क्योंकि फर्मों ने अपना जो इच्छुक बिडर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और पूरी चीजें उसमें क्लियर की गई कि किस तरह से इसको क्रियान्वयन करना है। तो इस तरह से और सर, ये कब तक पूरी हो जाएगी, लोगों को कब से इसका लाभ मिलेगा? देखिए, अभी तो फिलहाल में इसको क्या है कि 4 साल का इसका टेंटेटिव टाइम रखा है। इसके बाद में इसको देखा जाएगा। जरा सोचिए, आवारा बैलों के कदम ताल से भी अगर बिजली बनने लगे तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन लखनऊ में इन दिनों ये हकीकत में हो रहा है। एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत बैलों से रोजाना करीब 10 यूनिट बिजली पैदा की जा रही है। खास बात यह है कि इस तकनीक को वर्ल्ड पेटेंट भी मिल चुका है। कैसा है ये अनोखा प्रोजेक्ट और कैसे करता है ये काम, लखनऊ से देखिए संवाददाता कमलेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। पहले लोगों ने बैलों की मदद से बिजली तैयार करने के आइडिया का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह इस आइडिया पर डटे रहे। जो सपना देखा उसको सच करने में जुट गए। आखिर में बैलों की मदद से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट साकार कर लिया। बैल चढ़ेगा, फिसलेगा, आगे बढ़ेगा और चारा उसके लिए आगे डाल दिया तो खाने के लिए बढ़ेगा ही। तो उसके वेट से हमको मिलेगा, तो ग्रेविटी का यूज हम कर लेंगे। तो उस तरह से फिर हम लोगों ने एक नंदी रथ का कॉन्सेप्ट लाया आज से 3 साल पहले। 1500 आरपीएम अचीव करके बिजली भी बनाया, सब कुछ देखा। एक बैल 5 किलोवाट बिजली बनाया। लखनऊ गोसाईगंज में साकार की गई इस परियोजना को लेकर शैलेंद्र सिंह का दावा है कि सरकार इसे अपना कर आवारा पशुधन के रखरखाव पर आने वाले खर्च को कम कर सकती है। अकेले यूपी सरकार के पास तकरीबन 12 लाख पशुधन होने का अनुमान है, जिसे बिजली बनाने के काम पर लगाया जा सकता है। इससे पशुओं के चारा का खर्चा तो निकलेगा ही, इसके अलावा प्रोजेक्ट के आस पड़ोस के गाँव को भी सस्ती बिजली मुहैया कराई जा सकती है। इतना ही नहीं, किसान भी ऐसे छोटे यूनिट तैयार कर
10 से 12 हजार रुपए महीने की आय भी निकाल सकते हैं। जो बड़े बड़े गौ आश्रय केंद्र आपके हैं 650 तो यूपी में ही है, 12 लाख यहाँ पे पशुधन है आपके गौ आश्रय केंद्र में, तो वहां पे लगा के आप पूरे गांव को फ्री, मतलब फ्री नहीं हम कह रहे हैं, बिजली सस्ती, गैस सस्ती और फर्टिलाइजर तीनों चीज आप दे सकते हैं और बेहतर कम्युनिटी सेंटर हो जाएगा। वहीं आप उनसे बड़े बड़े प्रोसेसिंग यूनिट लो आरपीएम के लगा दीजिए। ग्राम को जब हम धाम की तरफ फोकस करेंगे तब गांव में लक्ष्मी पहुंचेगी और तब हमारा देश खड़ा होगा। इस परियोजना से तैयार हो रही बिजली हाई पावर डिमांड के इस दौर में एक उम्मीद बनकर उभर सकती है। साथ ही किसानों के लिए खाद और गोबर गैस मुहैया कराकर इंपोर्ट पर भी भारत की निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकता है। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। इस साल गर्मियों में लगातार एसी के फटने से मौतों की खबरें सामने आ रही है। दिल्ली के हौस खास इलाके में कल देर रात एक घर में एसी की इंडोर यूनिट फटने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक पूर्व आईएएस अधिकारी की मौत हो गई है। पूर्व आईएएस अधिकारी का बेटा भी जख्मी है। हादसे के वक्त घर में 5 लोग मौजूद थे। पुलिस और क्राइम टीम शॉर्ट सर्किट के अलावा अन्य तकनीकी कारणों की जांच कर रहे हैं। पुणे में जहरीली शराब पीने से 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले का संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित इलाकों में छापेमारी तेज करने और गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों पर कड़ी धाराएं लगाने को कहा है। साथ ही आबकारी विभाग को भी जांच में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें तुरंत 8 लोगों को अरेस्ट किया गया है और कुछ लोगों को और अरेस्ट किया जा सकता है। इसके कंप्लीट इकोसिस्टम को हम लोगों ने ढूंढकर निकाला है। हमारी पुलिस उस पर पूरे प्रकार से प्रयास कर रही है और कहां तक ये इकोसिस्टम फैली है इसको भी हम लोग निकालकर और एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली हमारी पुलिस काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से इसकी जड़ों तक जाकर हम इसको समाप्त करेंगे। अमेरिका के फ्लोरिडा में जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट टेस्टिंग के दौरान लॉन्च पैड पर ही धमाके के साथ फट गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में आग और धुएं का बड़ा गुब्बार दिखाई दिया। कंपनी के मुताबिक टेस्ट के दौरान तकनीकी गड़बड़ी हुई थी। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और सभी कर्मचारी सुरक्षित है। फिलहाल हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।